आज हम लोग क्लास 10 इतिहास का अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद का अर्थ हम पहले ही जान चुके हैं। राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव राष्ट्रवाद कहलाता है। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे किस प्रकार लोग राष्ट्र को लेकर के आगे बढ़ते चले गए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में क्या क्या समूह इकट्ठा हुए, एक विशाल जन आंदोलन कैसे हुआ। 1920 के दशक के बारे में मुख्यतः जानेंगे, यानी कि आज से 103 साल पहले भारत में क्या गठित हो रहा था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जन आंदोलन कैसे चला, पहला विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो 1914 में विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और ख़त्म हो गया था 1918 में। और इसमें हम लोग बदलाव के बारे में जानेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध ने नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। रक्षा व्यय में काफ़ी इजाफा हुआ। खर्चा का भरपाई को पूरा करने के लिए सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा कर लगाने पड़े, जिसके कारण कोई भी वस्तु की कीमत लगभग दोगुनी हो गई। लोगों को जबरन भर्ती किया जा रहा था। जबरन भर्ती का मतलब होता है अंग्रेज भारत के लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे। इसके अलावा 1921 के टाइम में दुर्भिक्ष फैल गया था, जिसके कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। लोगों को यह उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबत कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महात्मा गांधी फिर जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका में भी उन्होंने क्या किया था, एक जन आंदोलन चलाया था और उसके चलते वहाँ की नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। नस्लभेदी सरकार मतलब क्या होता है, मतलब गोरा और काला को लेकर के विभेद दक्षिण अफ्रीका में बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो उसी को क्या कहा जाता है, सत्याग्रह कहा जाता है। और अब एक वर्ड आया, सत्याग्रह किसे कहते हैं, तो सत्याग्रह का विचार में था सत्य का आग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या था, सत्य का आग्रह। अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो ऐसी स्थिति में आपको बदला लेने के लिए, मुकाबला करने के लिए कोई भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। बस आपको क्या करना होगा, शत्रु की चेतना को झिंझोड़ना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने के बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना होगा। और महात्मा गांधी का मानना क्या था कि अहिंसा का धर्म ही सभी भारतीयों को एक कर सकता है। अहिंसा का धर्म ही क्या कर सकता है, सभी भारतीयों को एक कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब जब गांधी जी भारत आए तो इन्होंने कई तरह का आंदोलन भी चलाया था। सबसे पहले उन्होंने कहाँ चलाया, तो चंपारण में चलाया। कब, 1917 में। ये सब डाटा आप लोग को याद रखना है कि कब आंदोलन चला था। तो गांधी जी ने 1917 में बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और वहाँ पर किसानों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। कब, 1917 में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1917 में ही उन्होंने गुजरात में खेड़ा आंदोलन का आयोजन किया। कारण क्या था, क्योंकि वहाँ पर इस बार जो है प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे और वे चाहते थे कि लगान वसूली में थोड़ा सा ढील दिया जाए। उसके बाद 1918 में उन्होंने सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह का आंदोलन चलाया। कहाँ पर पहुँचे हुए, अहमदाबाद। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे पहले चंपारण, उसके बाद खेड़ा, उसके बाद अहमदाबाद। चंपारण और खेड़ा दोनों 1917 में और अहमदाबाद 1918 में। आगे बढ़ते हैं। अब आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब प्रस्तावित हुआ था, तो 1919 में रॉलेट एक्ट प्रस्तावित हुआ था। तो उससे के कारण गांधी जी जो है 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का फैसला लिए। रॉलेट एक्ट क्या था, तो रॉलेट एक्ट में मेनली जो था, किसी भी कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, रॉलेट एक्ट 1919 रॉलेट एक्ट 1919 कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित किया था और इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधि को कुचलने और कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इसे क्या कहा जाता है, बिना दलील बिना अपील जेल में डाल दो। मतलब कुछ नहीं, जिसका मन करेगा, इसका चेहरा पसंद नहीं आ रहा है, उठा करके जेल में डाल दो, काम खत्म। अब महात्मा गांधी इस आंदोलन को, इन अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल में शुरू करना था। तो बहुत सारा जुलूस का आयोजन हुआ, रेलवे वर्कशॉप, कामगार सब हड़ताल पे चले गए, हिरासत में बहुत सारे लोगों को लिया गया। और 10 अप्रैल 1919, यहाँ पर डेट आपको लिख दीजिएगा, 10 अप्रैल 1919
10 अप्रैल 1919 को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद क्या हुआ, लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे और मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। अब मार्शल लॉ का मतलब क्या था, कहीं पर भी ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकते थे। आगे बढ़ते हैं। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस दिन अमृतसर में, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड से आप क्या समझते हैं? तो ये पूरा लाइन एकदम टोटल आपको लिख देना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत सारे लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग नामक स्थान पर इकट्ठा हुए थे और उन लोगों को पता नहीं था कि वहाँ पर मार्शल लॉ लागू कर चुका है। जनरल डायर वहाँ पर हथियारबंद सैनिकों के साथ पहुँचा और अंधाधुंध गोलियाँ चला दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। और बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जेहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करना चाहता था। तो बस मेनली यदि पूछा जाए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो अमृतसर के जालियांवाला बाग नामक स्थान पे बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा थे, उन लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। इसे ही जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे यह बात फैलते चली गई, उत्तर भारत के बहुत सारे लोग सड़कों में उतरने लगे और वे लोग हमला करना शुरू कर दिए। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया और सरकार क्या करती थी, लोगों को अपमानित करना चाहती थी। फलस्वरूप वे क्या करने लगी, लोगों को अपमानित करने के लिए सत्याग्रही को ज़मीन पर नाक रगड़वाना शुरू कर दी। रियल में नाक को रगड़ो, थूक करके चाटो, इस तरह का काम करने लगी। सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए। गांव गुजरावाला पंजाब में बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देखकर महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य शहर और कस्बों तक ही सीमित था। उनको लग रहा था कि भैया अगर हमको आंदोलन को और बड़ा बनाना है तो हिंदू मुस्लिम को एक करना पड़ेगा। इसके लिए उसने क्या किया, जो खिलाफत आंदोलन जो चल रहा था उसको असहयोग आंदोलन से मिलाना चाहा। किसने? महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी मोहम्मद अली और शौकत अली से मिले और उनसे मिलने के बाद उन्होंने कहा कि हम लोग दोनों मिल करके ये आंदोलन को चलाएंगे। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ कई युवा मुस्लिम नेता भी इसमें शामिल हो गए। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरी नेताओं को भी इस बात के लिए राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों को मिला करके शुरू किया जाना चाहिए। अब आता है असहयोगी क्यों। महात्मा गांधी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इसका नाम है आपका हिंद स्वराज। ये आपको याद रखना है। महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? हिंद स्वराज। महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है और यह भारत के लोगों के सहयोग से चल पा रहा है। अगर भारत के सारे लोग सहयोग वापस ले लें तो धीरे धीरे क्या होगा, ये स्वराज की स्थापना हो जाएगी, अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे। तो असहयोग आंदोलन के बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा, तो महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी जी का सुझाव यह था कि भैया आंदोलन जो है चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, सभी सरकारी चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए, पदवी को लौटा देना चाहिए और अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू करना चाहिए, मतलब कि आज्ञा का अवहेलना करना चाहिए। और 1920 ईस्वी में गर्मियों में शौकत अली और गांधी जी दोनों आंदोलन का समर्थन जुटाते हुए देश भर में घूमते रहे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर आता है, इस आंदोलन में बहुत सारे लोगों को भय लग रहा था कि लोग हिंसा भी कर सकते हैं। इसी कारण से भारी खींचतान चलती रही, लेकिन लास्ट में दिसंबर 1920 की अगर हम बात करें, दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस आंदोलन पर मुहर लगा दी गई कि भैया ये चीज़ करना अब सही है। अब एक वर्ड आया यहाँ पे बहिष्कार। बहिष्कार से आप क्या समझते हैं, तो बहिष्कार का मतलब होता है किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना। जैसे कि अभी हम पढ़ा रहे हैं, पीछे से क्या कर रहा है, कोई लड़का बहिष्कार कर रहा है कि सर नहीं पढ़ना है, हमको खेलने जाना है, तो ये हो गया बहिष्कार करना। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो असहयोग खिलाफत आंदोलन 1921 में शुरू हुआ और सब कोई इसमें भागीदार किया, लेकिन सबका मन अलग अलग था। अब देखो इसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे बच्चा लोग स्कूल छोड़ दिया, टीचर लोग पढ़ाने छोड़ दिया, सब चीज़ का बहिष्कार किया गया। इसके अलावा शराब की दुकानों की पिकेटिंग की जाने लगी और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। अब आता है पिकेटिंग का मतलब क्या होता है, पिकेटिंग का मतलब होता है प्रदर्शन या विरोध का ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दफ्तर के जाने का रास्ता रोक देते हैं, इसे पिकेटिंग कहा जाता है। 1921-22 में क्या हुआ, विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया।
अच्छा, एक चीज़ आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि असहयोग आंदोलन का असर क्या हुआ। 1 मिनट रुकिए, टिक लगा लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन अगर पूछा जाए असहयोग आंदोलन का क्या असर हुआ, असहयोग आंदोलन का असर, तो असहयोग आंदोलन का असर क्या हुआ? शराब की दुकानों की उस टाइम पिकेटिंग की गई, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, कपड़ों का आयात आधा हो गया, कोई भी व्यापारी विदेशी सामान में पैसा नहीं लगाने जाने लगा और सभी लोग भारतीय कपड़े पहनने लगे और भारतीय कपड़ा मिल और हथकरघों को का उत्पादन भी बढ़ने लगा। मतलब काफ़ी कुछ बदलाव हो गया। इसके अलावा क्या हुआ था, पहले भी हम बता चुके हैं, हेडमास्टर लोग, बच्चा लोग स्कूल छोड़ दिया, चुनाव का बहिष्कार किया गया, तो बहुत सारा चीज़ हुआ था। ये सारा चीज़ लिख देंगे। लेकिन क्या लंबा टाइम तक रह सका? नहीं, यह आंदोलन बाद में धीमा पड़ गया, क्योंकि खादी कपड़ा महंगा होता है और बच्चा लोग स्कूल नहीं जाएगा तो बिगड़ जाएगा, तो स्कूल लोग भी जाने लगा, हेडमास्टर लोग भी स्कूल जाने लगा, तो फिर धीरे धीरे सब चीज़ नॉर्मल हो गया। असहयोग आंदोलन शहर से धीरे धीरे गांव में भी फैल गया था। अब एक वर्ड आता है अवध में, अब एक नाम आया अवध में, सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र किस रूप में काम किए थे? पहले गिरमिटिया मजदूर के रूप में। अब एक वर्ड आया बेगार, बेगार का मतलब क्या होता है? बिना कोई पारिश्रमिक दिए काम करवाना। मान लेते हैं हम रुपेश को क्या किए, दिन भर काम करवाएं लेकिन 1 रुपये का पैसा नहीं दिया, तो उसको बेगार बोलेंगे। एक वर्ड आता है गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर किसको बोलते हैं? तो एक एग्रीमेंट करवा लेना कि भैया तुमको 5 साल तक मेरे यहाँ काम करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं गिरमिटिया मजदूर। और तुम उसके पहले अगर जा नहीं सकते हो, अगर जाओगे तो तुमको पकड़ लेंगे, ज़बरदस्ती फिर रख लेंगे हम, ठीक है। अब एक आता है जो बाबा रामचंद्र थे और जवाहरलाल नेहरू थे। अक्टूबर महीना में बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू ने अवध किसान सभा का गठन कर लिया। कब तक? तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि कौन सा महीना में किया, तो अक्टूबर 1920 में। ये डेट इसमें लिखा नहीं, हम लिख देते हैं। महीने भर में इस पूरे इलाके के गांव में संगठन की 300 से अधिक शाखा बन गई थी। उसके बाद क्या हुआ, असहयोग आंदोलन फैलने लगा तो बहुत सारा बाज़ारों में लूटपाट वगैरह होना शुरू हो गया और सभी लोग अपने अपने हिसाब से सब काम को कर रहे थे और महात्मा का नाम लेकर सभी चीज़ों को सही ठहरा रहे थे। अब आता है एक बारदोली सत्याग्रह। तो 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। या किस नाम से जाना जाता है? तो बारदोली सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह काफ़ी ज़्यादा सफल भी रहा था। इसके बाद आंध्र प्रदेश के गुड्डम पहाड़ियों में 1920 के दशक में एक आपका गुरिल्ला आंदोलन फैल गया, ठीक है। लेकिन कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। हालांकि ये किया किसने था? तो अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। कारण क्या था? क्योंकि सरकार जो है काफ़ी सारी चीज़ों पे पाबंदी लगा दी थी कि लोग जो है ना ही मवेशियों को चरा सकते हैं, जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते हैं, काफ़ी सारा बात किया गया। और इसके अलावा उनके परंपरागत अधिकार छीने जा रहे थे, सरकार उससे ज़बरदस्ती काम करवा रही थी। तभी नाम आता है किसका? अल्लूरी सीताराम राजू का। अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में ये बोला गया था कि ये जो है बहुत दिलचस्प व्यक्ति है, इसके पास विशेष शक्ति भी है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे, तो उसके बारे में भी डाल सकते हैं। उनका उससे लोग गोली भी नहीं मार सकते हैं। राजू क्या व्यक्तित्व से समितिकृत विद्रोहियों का विश्वास था कि यह क्या है? ईश्वर का अवतार है। ये सभी आपको ध्यान रखना है। हालांकि बाद में जो है गुड्डेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर भी हमले किए थे, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? राजू को फांसी दे दिया गया। कब फांसी दिया गया था? 1924 में। राजू को फांसी कब मिला? 1924 में। महात्मा गांधी के विचार स्वराज की अवधारणा का सब कोई अपना अपना समझ था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई कि कोई बोल रहा था जो मजदूर था, वो लोग बोला हमको मालिक से छूट मिल जाए, मालिक बोल रहा था हमको टैक्स न देना पड़े, जमींदार कुछ और, सब कुछ और, सब कोई स्वतंत्रता का अर्थ कुछ और लगा रहे थे। सबका अपना अलग अलग मतलब था। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, असम के बगानी मजदूर के लिए आज़ादी का मतलब था कि वे उन 4 दीवारियों से जब चाहें बाहर आ जा सकते हैं जहाँ उनको बंद करके रखा गया है। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि गांव के से संपर्क रख पाना। तो मतलब सबके लिए अलग अलग था। अब जैसे एक वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या है? तो 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त के बगान से बाहर जाने की आज़ादी नहीं थी। तो जब वो लोग असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो वो लोग बगान छोड़ करके घर चल दिया सब कोई। उनको लग रहा था अब गांधी राज आ रहा है तो सबको गांव में ज़मीन मिल जाएगी और हम लोग अपना गांव में ही खेती करके गुजर बसर करेंगे, यहाँ बगान में काम
नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस लोग उसको पकड़ लिया रास्ता में और खूब पिटाई हुआ उन लोग का। तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से गांधी राज की बात करते थे। अब देखो एक आता है चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? फरवरी 1922 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। लेकिन चोरा चोरी कांड के बाद ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि उनको लग रहा था आंदोलन बहुत ज़्यादा हिंसक होते जा रहा है और कांग्रेस के नेता भी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और अब जो है सब उनको लगता था परिषद में, अब इसके अलावा ये लोग भी प्रांतीय परिषद के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि चुनाव करके ही हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं। अब इसके बाद CR दास की बात करें, CR दास और मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने एक पार्टी का गठन कर डाला कांग्रेस के भीतर ही, जिसका नाम रखा गया स्वराज पार्टी। जिसका नाम क्या रखा इन लोगों ने? स्वराज पार्टी। कांग्रेस के भीतर ही गठित हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करें, वे लोग शुरू से ही इस बात पर दबाव डाल रहे थे कि जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए ये लोग दबाव रख रहे थे। इसके अलावा 1926 में कृषि उत्पादों की कीमत गिरने लगी और 1930 के बाद उसकी कीमत धराशायी हो गई। एक चीज़ आप लोग और जानते होंगे, आर्थिक महामंदी कब आई है? तो 1929 में आर्थिक महामंदी आई थी। तो 1930 तक बहुत सारा दिक्कत भी हो रहा था। अब देखिए एक वर्ड पीछे में बीच में दिया हुआ है, साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध बहुत ज़्यादा चल रहा था। उसमें क्या हुआ, लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे, तो लाला लाजपत राय के ऊपर एक बार क्या हुआ, मार दिया गया लाला लाजपत राय को लाठी से। और लाठी से मारने के कारण क्या हुआ, उस पर हमला हुआ और उस गहरे जख्म के कारण उन्होंने वहीं पर दम तोड़ दिया। मतलब बहुत सारे लोगों पर लाठी भी बरसाई जा रहे थे। एक नाम किसका है? लाला लाजपत राय का है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया, लेकिन इसको कोई भी लोग स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं स्वीकार किया? क्योंकि साइमन कमीशन वाला में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसको टिक कर लेते हैं। देखो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण क्या हुआ था, स्थिति बहुत बुरी हो गई। कृषि उत्पाद का मांग गिर गया, लोग अपना उपज को बेच नहीं पा रहे थे, लगान चुकाना महंगा पड़ गया। तो ब्रिटेन का सरकार बोला कि ठीक है, एगो हम आयोग का गठन करते हैं। उस आयोग का नाम उसने साइमन कमीशन रखा। सर जॉन साइमन यहाँ पर आए चेक करने के लिए कि क्या क्या बात है, लेकिन कोई भी लोग इस बात को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। फलस्वरूप जब साइमन कमीशन भारत आया तो ऐसी स्थिति में नारे लगे, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक। कब आए थे? 1928 में। अब इसके बाद आता है, इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के डोमिनियल स्टेट्स का एक गोलमाल सा ऐलान कर दिया। इस बारे में उन्होंने कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित की जाएगी। अब जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तरार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था। मतलब बहुत कोई क्या कर रहे थे, अब आक्रामक तरीके से अपना काम करते जा रहे थे। अब देखो दिसंबर 1929 में, देखिए इसमें हमें कुछ अधिवेशन का नाम दिया गया है कि कांग्रेस में अधिवेशन कितना हुआ। अधिवेशन मतलब बैठक कब कब हुआ है। तो दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज को औपनिवेशिक मान लिया गया। और 26 जनवरी 1930 को, देखो सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ठीक है। अब लेकिन हम लोग तो जानते हैं 15 अगस्त 1947, तो भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था ना, उसी टाइम में स्वतंत्रता दिवस मना लिया गया था। कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। और उस दिन को याद करने के लिए ही आज भी हम लोग 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। अब आता है, देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी किए और 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा जिसमें 11 मांगों का उल्लेख किया और बाद में ये सारे 11 मांग मान लिए गए थे। और महात्मा गांधी जी का ये पत्र जो था, यह एक चेतावनी की तरह था कि अगर 11 मार्च तक मेरा बात मान लिए तो ठीक, नहीं तो आंदोलन छेड़ देगी। उसके बाद महात्मा गांधी ने 78 विश्वस्त यात्रियों के साथ, अपने वॉलंटियर के साथ आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तट कस्बे में जाकर ख़त्म होने वाली थी। मतलब महात्मा गांधी ने क्या किया, दांडी मार्च शुरू किया। कितने साथी के साथ? 78 साथी के साथ। कितना दूर जाना था? 240 किलोमीटर। कितने लोग थे इसमें? पहले शुरू में 78 थे, बाद में हज़ारों लोग जुड़ गए थे। ठीक है।
और गांधी जी जहाँ भी रुकते हजारों लोग उनको सुनने के लिए आते थे। अब आता है, गांधी जी ने स्वराज का अर्थ भी स्पष्ट किया था और 6 अप्रैल को इन्होंने क्या किया, समुद्र का पानी को उबालकर नमक बनाया और यह कानून का उल्लंघन था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई, यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में लोगों को बोला गया कि असहयोग नहीं करने का, बस सबका बात को तोड़ देना है, मतलब सीधा सा में बोले। हजारों लोगों ने नमक कानून को तोड़ा। ये पीला रंग कलर में ही हम ऐड कर रहे हैं, तो उसी में ऐड करना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। हजारों लोगों ने क्या किया, नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार होना शुरू हो गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी। तो काफ़ी सारा बदलाव की बात इसमें की गई है। अब इसके बाद आता है, गाँवों में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए अब जो वहाँ के लोग थे वे आरक्षित वनों में घुसना शुरू कर दिए। अब क्या हुआ, अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के एक साथी अब्दुल गफ्फार खां को गिरफ्तार कर लिया गया। तो बहुत सारे लोग जो है पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़क पर उतर आए, बहुत सारे लोग मारे गए। मतलब कि बदलाव काफ़ी कुछ हो रहा था। अब लोग भी क्या करने लगे, अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकी, नगरपालिका भवन, अदालत, रेलवे स्टेशन पर हमला करना शुरू कर दिए। शांतिपूर्ण सत्याग्रहों पर हमले किए गए, औरतों और बच्चों को मारा पीटा गया। लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार हुए। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए। किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है, गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अपना हिस्सा लेने के लिए सहमति व्यक्त कर दी। पहले क्या हुआ था, गोलमेज सम्मेलन का यह बहिष्कार कर चुकी थी। इसके बदले में सरकार क्या की, बोली राजनीतिक कैदी को रिहा कर देंगे। लेकिन दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए और वार्ता बीच में टूट गई और उन्हें निराश लौटना पड़ा। इनको पता चला कि गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू को जेल में बंद कर दिया गया है, कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है। सभाओं प्रदर्शन में बहिष्कार काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। ठीक है, साल भर आंदोलन चला, लेकिन 1934 आते आते यह गति क्या हुई, काफ़ी मंद पड़ गई। ये ध्यान रखिएगा। कम इन 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी। इसके नेता में कौन कौन से? भगत सिंह, जतीन दास और अजय घोष शामिल थे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, आप लोग ये मूवी में भी देखे होंगे। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। उसी साल उस ट्रेन को भी उड़ाने का प्रयास किया था जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे। भगत सिंह पर मुकदमा भी चला और इसके कारण उन्हें फांसी दी गई। उस समय उनकी उम्र केवल 23 साल थी। भगत सिंह ने कहा था वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति लाना चाहते हैं। तो और उन्होंने बस यही कहा था लास्ट में, इंकलाब जिंदाबाद। ये तो आप लोग सभी सुने ही है, जानते ही हैं। अब देखिए, एक नाम आता है सिविल नाफरमानी। ये सिविल नाफरमानी किसको कहा जाता है, इसमें हम बहुत कंफ्यूज हुए थे एक बार। सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही सिविल नाफरमानी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि सिविल नाफरमानी आंदोलन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, हम इसमें कंफ्यूज हो चुके हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। अब आता है कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। तो लगभग सब लोग शामिल हो रहे थे, लेकिन सबका वही बोले मायने अलग अलग था। अब कह रहा बहुत सारा किसान लोग भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किए थे और अपने समुदाय को एकजुट किए थे। लेकिन क्या हुआ, 1931 में जब लगानों के घटे बिना ही आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। इसलिए फिर जब 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला तो उसमें बहुतों ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। तो एक चीज़ ये भी आता है, क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस कब लिया गया, तो 1931 में, और दोबारा शुरू कब हुआ, 1932 में। तो बहुत सारा लोग बोला कि अब इसमें हिस्सा नहीं लेंगे।
गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, बल्कि बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। तो महामंदी लंबी खींची और नगद आमदनी गिरने लगी, तो छोटे पट्टेदारों के लिए जमीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया। पट्टा मतलब जैसे आप लोग देखे हैं ना, मतलब मान लेते हैं चांदनी का ज़मीन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 5 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ ज़मीन पर अकेले खेती नहीं कर सकती है। वो क्या कि फूल कुमारी को 2 एकड़ ज़मीन दे दिया, बोले कि जितना खेती करोगे, जितना उपज होगा, उसका इतना हिस्सा हम ले लेंगे। तो उसी को बोलते हैं पट्टे पर देना। हाँ, तो जमींदार ये लोग बोलने लगे कि जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना है उसे माफ़ करना चाहिए। बहुत सारे लोग रेडिकल आंदोलन में हिस्सा लिए, और जिसका नेतृत्व किसके हाथ में रहता था? समाजवादी और कम्युनिस्ट के हाथ में था। इसके अलावा कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन के समर्थन देने में प्रायः हिचकिचाती थी। देखो किस कांग्रेस पार्टी क्या करती थी, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचती थी। कारण क्या था? वो जानती थी अगर भाड़ा विरोधी आंदोलन में हम शामिल हो गए तो जो हम लोग को जमींदार वर्ग का सपोर्ट प्राप्त है वो सपोर्ट हट जाएगा, क्योंकि ये तो जमींदारों के खिलाफ चलेगा ना। इसलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया महत्वपूर्ण तिथियाँ। तो भैया ये महत्वपूर्ण तिथि को तो पूरे रट लेना है, कोई इसमें दो राय नहीं है, इसको पूरे रट लेना है, एकदम वेरी वीवीआई होता है, इसको अपने से पढ़ लीजिएगा। अब देखो एक वर्ड यहाँ पर आता है 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की का गठन हुआ। तो ये दोनों का गठन हुआ है। कब कब गठन हुआ है ये पूछ सकता है। 1927 उसमें कौन हुआ और 1920 में कौन हुआ, ध्यान रखिएगा। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जीडी बिरला कंपनी का जानवे करते हो, सीमेंट आता है, बहुत सारा चीज़ आता है। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और दूसरा जीडी बिरला जैसे उद्योगपतियों के नेतृत्व में बिड़ला, ठीक है, जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया। और पहले उन्होंने सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया, इसको आर्थिक सहायता भी दी, आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार किया। ज़्यादातर व्यवसायी चाहते थे कि ऐसा कारोबार होना चाहिए जहाँ पर औपनिवेशिक पाबंदी फल फूल सके, तो इन सब बातों पर भी चर्चा की जाती थी। लेकिन गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी ठंडा पड़ गया। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा कहीं भी बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया, और बहुत सारे लोग अब इस सब आंदोलनों से छिटकने लगे थे। अब देखो 1930 में, अब देखिए एक वर्ड आ रहा है, 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर की 3 खानों के हजारों मजदूर ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। मजदूरों की मांग यह थी, कांग्रेस को लगता था अब कांग्रेस लोग जो है मजदूरों को शामिल नहीं करना चाहती थी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उसको इस बात का डर लगता था कि उद्योगपति लोग हमसे दूर हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस जो है हमेशा अपने कार्यक्रम में मजदूर को शामिल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मजदूर अगर शामिल होगा तो मजदूर क्या चाहेगा, हमको ज़्यादा छूट चाहिए कि काम का घंटा 12 घंटा की जगह 8 घंटा कर दो, वेतन मेरा 200 टका मिलता है तो हमको वेतन 300 टका करवा दो। तो इस कारण से कांग्रेस पार्टी बचती थी, क्योंकि उद्योगपति लोग को चंदा देते थे कि भाई तुमको पार्टी का पैसा चाहिए तो लो हम देते हैं। सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़ी पैमाने पर हिस्सा लिया, और गांधी जी का बात सुनने के लिए वे लोग घर से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, और विदेशी कपड़ों और शराबों की दुकानों की पिकेटिंग की। बहुत सारी महिलाएं भी जेल भी गई थी। शहरी इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थी, और ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवार, मतलब गरीब मजदूर वाली औरत नहीं जाती थी, जिसका पैसा वाला घर की जो लोग औरत थी वही लोग जाती थी। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था। और लेकिन फिर भी गांधी जी का मानना क्या था कि महिलाओं का कर्तव्य क्या है, अच्छी माँ अच्छी पत्नी बन करके काम करना। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। अब देखो इसके अलावा एक और जाति था जिसका नाम क्या था, अछूत जाति या दलित जाति जिसको बोलते हैं छुआ जात, वही जात के बारे में चर्चा किया जा रहा है। इसमें ये कहा जा रहा है कांग्रेस जो है लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दी, क्योंकि वे कांग्रेस जो है रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातनियों से डरी हुई थी, कि उनको लगता था कि अगर हम लोग दलितों के लिए कुछ काम करेंगे
तो ये लोग हमको सपोर्ट करना छोड़ देगा। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि जब तक अस्पृश्यता को ख़त्म नहीं कर पाओगे, छुआछूत को ख़त्म नहीं कर पाओगे, तब तक स्वराज का स्थापना नहीं होगा। इन छोटे जात के लोगों को भी अपने साथ मिलाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, अछूतों को गांधी जी ने हरिजन यानी कि ईश्वर की संतान बताया। ध्यान रखिएगा। तो इतना तक आप लोग का हो गया। इसका अगला पार्ट में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो थोड़ा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं अपना फ़ोन नंबर भी आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को मुझसे बात करना हो तो मुझसे इस नंबर पे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय, सी यू।